कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो सिर्फ एक पन्ना था मेरे दोस्त, अभी तो पूरी की पूरी किताब बाकी है। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मास्टर प्लस एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अपन संविधान की फंदा टॉपिकों की सीरीज पढ़ रहे थे और आज अपन पढ़ेंगे छठा टॉपिक। दोस्तों, छठे टॉपिक में अपन आज पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इससे पहले अपन ने पढ़ा था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो दोस्तों, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के बारे में अपन आज जानते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 क्या बोलता है? फर्स्ट चीज़ तो कि इसे मॉर्ले मिंटो के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट के नाम से जाना जाता है। अब ये मॉर्ले मिंटो क्या है? दोस्तों, आपका जो मॉर्ले है, मॉर्ले तो क्या है आपके इंडियन सेक्रेटरी, और मिंटो क्या है? वाइसरॉय। तो इंडियन सेक्रेटरी और वाइसरॉय के नाम पर जो एक्ट आया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट, वो कौन सा एक्ट है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो ये चीज़ें। अब इसके बाद इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे, ये चीज़ तो आप याद रखना कि इसको डायरेक्ट पूछ लेता है क्वेश्चन हो कि निम्न में से कौन सा एक्ट मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट के नाम से जाना जाता है। वो आपको चार ऑप्शन दे देगा कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1935। तो अगर आपको पता है कि मॉर्ले मिंटो के नाम से जो रिफॉर्म्स एक्ट आया था वो कौन सा एक्ट था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, अब इसमें अपन प्रोविजंस देखते हैं, इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे। दोस्तों, इसमें प्रोविजंस थे कि आपकी जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, आपका जो कौन है? गवर्नर जनरल है। गवर्नर जनरल या वाइसरॉय की जो काउंसिल है, कितने मेंबर्स की थी? मैंने आपको बताया था कितने मेंबर्स थे? 4 मेंबर्स थे। अब चूंकि 1858 के बाद से जो एक्ट आ रहे थे उसमें क्या है, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जा रही थी। परंतु क्या है, अभी जैसे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी क्या है, भारतीयों की भागीदारी मिल गई और हर जगह क्या है, भारतीयों की भागीदारी देखने को मिल रही थी। परंतु क्या है, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों में भारतीयों की भागीदारी देखने को नहीं मिल रही थी। तो इंडियन काउंसिल एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि जो आपकी गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है 4 मेंबर्स की, तो इसमें 4 मेंबर्स होते हैं। तो 4 मेंबर्स में से 3 मेंबर तो क्या होंगे आपके? ब्रिटिश, और 1 मेंबर क्या होगा आपके? इंडियन। तो पहली बार गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसमें भारतीयों को जो स्थान मिला, तो वो कौन सा एक्ट था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले गवर्नर जनरल की काउंसिल में भारतीयों को कौन से एक्ट में शामिल किया गया था? तो कौन सा एक्ट था आपके? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, या गवर्नर जनरल की काउंसिल में भारतीयों को शामिल करने के लिए कौन से एक्ट में प्रावधान किया गया था? 1909 वाले में। ठीक है भैया, गवर्नर जनरल की काउंसिल में 1 मेंबर इंडियंस होगा। परंतु सबसे पहले जो इंडियन गवर्नर जनरल की काउंसिल में 4 मेंबर की जो काउंसिल थी उसमें सदस्य बनने वाला आदमी कौन था? SP सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है, अब क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है आपके कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में सबसे पहला जो भारतीय सदस्य शामिल किया गया था वो कौन था? 4 नाम दे देगा आपको। अगर आपको 1909 का पूरा एक्ट पता है, पूरे प्रोविजंस पता है, तो आप क्या करके आओगे? डायरेक्ट ये करके आओगे। जनरली जिन एग्जाम्स में वैकल्पिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ABCD वाले, तो उसमें डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि
निम्न में से गवर्नर जनरल की काउंसिल में पहला भारतीय सदस्य कौन था शामिल होने वाला? तो कौन थे आपके? एसपी सिन्हा। ये जो एसपी सिन्हा थे, एसपी सिन्हा को कौन से मेंबर के तौर पर? लॉ मेंबर, विधि सदस्य के तौर पर शामिल किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार फिर ऐसा बनेगा कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में पहला जो भारतीय सदस्य था वो निम्न में से किस विषय का एक्सपर्ट था? तो उसमें दे देगा आपको कि भाई इंग्लिश, लॉ, जो भी विषय है वो दे देगा। तो अगर आपको पता है कि जो एसपी सिन्हा है वो किस पद पर सर्जित हुए थे? लॉ मेंबर के तौर पर। ठीक है, तो गवर्नर जनरल की काउंसिल में प्रथम भारतीय का जो प्रावधान किया गया था भारतीयों को शामिल करने का, तो 1909 का एक्ट था। प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? एसपी सिन्हा। कौन सी पोस्ट पर थे? लॉ मेंबर की पोस्ट पर, मतलब विधि सदस्य की पोस्ट पर थे। ठीक है दोस्तों, एक प्रोविजन तो ये था। दूसरा प्रोविजन क्या था? आपकी जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1853 वाले चार्टर एक्ट में। तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये कब इंट्रोड्यूस की गई? आपके 1853 में। ठीक है, इंडियंस को कब स्थान मिला? इंडियंस को इसमें कब स्थान मिला? आपके 1861 में। ठीक है, परंतु इंडियंस को 1861 में स्थान तो मिल गया, परंतु इंडियंस की संख्या क्या थी? कम थी। अब 1909 में क्या है देखने को मिलता है अपन को? 1909 में जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो आपके इंडियंस हैं, इंडियंस की संख्या को बढ़ाया गया। ठीक है, 1909 वाले एक्ट में इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस की संख्या को बढ़ा दिया गया तथा इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो मेंबर्स की संख्या है, जो सीट्स हैं, वो बढ़ाकर कितनी कर दी? 60 कर दी गई। और इंडियंस का इसमें क्या किया गया? पार्टिसिपेशन को बढ़ाया गया। और इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम बदलकर क्या कर दिया? कॉलोनियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1853 में। और इंडियन को कब शामिल किया गया? 1861 में। और इंडियंस की संख्या को कब बढ़ाया गया? आपके 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। ठीक है, और नाम बदलकर क्या कर दिया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का? कॉलोनियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, औपनिवेशिक विधान परिषद हिंदी में बताऊं तो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं अपन तीसरा प्रोविजन। दोस्तों 1892 में जो मत देने का अधिकार था वो क्या था? इनडायरेक्ट था। अब क्या है? 1909 के एक्ट में क्या कर दिया? डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम मतलब मैंने बताया था ना आपको कि इनडायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है। इनडायरेक्ट में तो क्या होता है कि अपन जैसे राष्ट्रपति अपना, अब राष्ट्रपति को अपन थोड़ी चुनते हैं, अपन किसको चुनेंगे? एमएलएस को चुनेंगे, एमपीस को चुनेंगे। तो अपन ने तो किनको चुना है? एमएलए को चुना, एमपीस को चुना, और ये लोग मिलकर क्या करेंगे? राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। तो ये तो क्या हो गया? इनडायरेक्ट चुनाव हो गया, क्योंकि जनता और राष्ट्रपति के बीच में एमपी और एमएलएस आ गए। और डायरेक्ट में क्या होता है? जैसे डायरेक्ट जनता क्या करे? राष्ट्रपति का चुनाव करे, अब उसके बीच में एमपी और एमएलएस ना हो, तो वो क्या कहलाएगा? वो डायरेक्ट इलेक्शन कहलाएगा। जैसे अपन सरपंच को चुनते हैं, इधर से क्या नाम से एमपीस को चुनते हैं, एमएलएस को चुनते हैं, अपन डायरेक्ट वोट देने जाते हैं ना, तो ये हो गया डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम। तो डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम को कब इंट्रोड्यूस किया गया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। आपके जो वोट देने का अधिकार है, वोटिंग का अधिकार है, वोटिंग कुल जनसंख्या के 3% लोग कर सकते थे। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये आपका भारत है, इसमें कितने लोग रहते हैं? 100 लोग रहते हैं। अब 100 में से कितने लोगों को अधिकार था?
3 लोगों को ही अधिकार दिया गया था वोट करने का, ठीक है। और जो एज रखी थी, मिनिमम एज कितनी थी? 25 वर्ष। 25 वर्ष से नीचे का आदमी वोट नहीं कर सकता था, ठीक है। वुमेन्स को क्या नहीं था? वुमेन्स को वोट देने का अधिकार नहीं था, वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया था इस वाले में 1909 में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, 4-5 क्वेश्चन तो यहीं से पुट अप हो रहे हैं आपके, कि भारत में सबसे पहले जो डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम था वो कब इंट्रोड्यूस किया गया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। 1909 के एक्ट में कितने परसेंट, भारत के कितने परसेंट लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया था? केवल 3% लोगों को। 1909 के एक्ट में जो एज थी वोट देने की, मिनिमम एज कितनी थी? मिनिमम एज 25 वर्ष थी। निम्न में से किस एक्ट में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था? वो कौन सा एक्ट था? 1909 का एक्ट था। और एक चीज़ और स्पेशल याद रखना आप इसमें, कि जो वोट करने के लिए जो चीज़ मैंडेटरी थी, मतलब कंपलसरी थी, अनिवार्य थी, वो क्या थी? जिस व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी थी भारी मात्रा में, वो क्या कर सकता था? वोट कर सकता था। टैक्स देता हो वो भी क्या कर सकता था? वोट कर सकता था। और अच्छा सा क्या हो उसके पास? टाइटल हो, उपाधि हो। जैसे पहले अंग्रेज क्या है, नाइटहुड की इस प्रकार की उपाधियां दिया करते थे। तो जिस आदमी को अच्छी उपाधि प्राप्त थी वही क्या कर सकते थे? वोट कर सकते थे। जो भारी मात्रा में क्या देते थे? टैक्स देते थे, टैक्स अदा करते थे। तो वही लो मतलब कुल मिला के यूँ है कि बड़े आदमी ही वोट कर सकते थे। बड़े आदमी भी क्या? जिनके पास बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, टैक्स हो, टाइटल हो। तो मतलब जो वोटिंग सिस्टम था वो क्या है? बड़े आदमियों के लिए ही था। छोटे आदमी अभी इसमें भाग नहीं ले रहे थे, छोटे आदमियों को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया था। और क्या क्या प्रोविजंस थे देखते हैं। हाँ, तो इसमें जैसे क्वेश्चन आएगा, निम्न में से 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में जो वोट देने के लिए जो जो चीज़ें मैंडेटरी थी, जिसमें दे देगा वो आपको प्रॉपर्टी, इधर से क्या नाम, टैक्स, टाइटल, 1-2 चीज़ें और दे देगा। तो आपको उलझाने के लिए देगा कि क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। तो आपको अगर अच्छे से पता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, तो आप यूं ही उड़ा दोगे क्वेश्चनों को। अब इसके बाद क्या किया गया? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट वो चीज़ हैं कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया। अब गुरुजी, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम क्या है? ये क्या सिस्टम है दोस्तों? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जो अगर मैं सीधी तौर पर मतलब इजी लैंग्वेज में बताऊं तो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति से है। अब सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति ये क्या बला है गुरुजी? ठीक है, समझते हैं। मान के चलिए भारत है। अब भारत में क्या है? हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, ठीक है, आपके ईसाई भी रहते हैं, आपके कौन रहते हैं? बौद्ध भी रहते हैं, मतलब बहुत सारी कम्युनिटी रहती है। तो सबसे पहले जो वर्ग, कास्ट, जाति के आधार पर जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था वो कौन से एक्ट में दिया गया था? आपके 1909 के एक्ट में। तो सबसे पहले जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था वो किसको दिया गया था? मुस्लिम्स को, मुस्लिम कम्युनिटी को सबसे पहले कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार दिया गया था। अब ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जैसे मान के चलिए अब ये भारत है। अब भारत में कौन है? हिंदू भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं और बौद्ध भी रहते हैं। तो इसका सीधा मतलब यह है कि मुस्लिम्स लोगों ने डिमांड की थी कि हम तो क्या है, हमारा प्रतिनिधि जो रिप्रेजेंटेटर चुनेंगे वो हमारे वर्ग में से ही चुनेंगे। जैसे मुस्लिम है तो मुस्लिम लोगों ने ये डिमांड की कि हम हमारा जो रिप्रेजेंटेटर चुनेंगे। जैसे वोटिंग का सिस्टम आ गया था, अब वोटिंग का सिस्टम आने के बाद रिप्रेजेंटेटर भी चुनने होते हैं। तो जो रिप्रेजेंटेटर चुनेंगे वो तो हम हमारी कम्युनिटी का चुनेंगे कि दूसरी कम्युनिटी का नहीं चुनेंगे। तो ये सिस्टम है पृथक निर्वाचन पद्धति। सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज का जो सिस्टम आया था वो कौन से एक्ट में आया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में।
तो मुस्लिम्स ने डिमांड कर दी और मुस्लिम्स को क्या दिया गया, सबसे पहले कम्युनिटी के आधार पर सबसे पहले कम्युनल रिप्रेजेंटेशन करने का अधिकार दिया गया। तो सबसे पहले आएगा कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, आपके क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से कि फर्स्ट टाइम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो किया गया था 1909 में। और सबसे पहले जो कम्युनिटी के आधार पर जो रिप्रेजेंटेशन का अधिकार दिया गया था वो कौन से वर्ग को दिया गया था, मुस्लिम वर्ग को। दोस्तों देखना, अगर आप थोड़े कंटिन्यू अगर मेरा लेक्चर देख रहे होंगे तो आपने एक निष्कर्ष निकाला भी होगा, जैसे आपको थोड़ा थोड़ा संविधान समझ में आने लग गया होगा। तो अपन बात कर रहे हैं, मतलब जैसे जैसे ये लॉज बन के आ रहे हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल बन के आ रही हैं और गवर्नर जनरल की काउंसिल में भारतीयों को शामिल किया जा रहा है, तो एक प्रकार से आपको नहीं लग रहा क्या कि डेमोक्रेसी का सिस्टम, मतलब डेमोक्रेसी का बीज भारत में बोने लग गया, मतलब बीज बोने की तैयारी चल रही है। परंतु डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी में कोई वर्ग वगैरह का कोई रोल नहीं होता है। डेमोक्रेसी में तो क्या होता है, जनता के द्वारा चुनना, जनता का शासन। परंतु 1909 का एक्ट आते आते इन लोगों ने क्या कर दी, सेपरेट निर्वाचन पद्धति की मांग कर दी। जैसे मुस्लिम तो लोग क्या करने लग गए कि हम तो क्या करेंगे, हमारा प्रतिनिधि, हमारा जो रिप्रेजेंटेटर है हमारे वर्ग में से ही चुनेंगे। तो अब देखना, एक पिताजी के 4 बच्चे हैं। अब पिताजी के लिए तो जाहिर सी बात है कि चारों बच्चे समान होंगे, तो एक को तो उन्होंने दिला दी रॉयल एनफील्ड 350 दिला दी। तो जो 3 बच्चे हैं वो भी तो डिमांड करेंगे कि पिताजी आपने, बड़े भाई साहब को तो क्या है 350 दिला दी रॉयल एनफील्ड, तो हमें भी कुछ चाहिए। तो आपने जो डेमोक्रेसी, जो समानता का जो सिस्टम था वो तो क्या है, ख़त्म कर ही दिया, क्योंकि एक बच्चे को दिला दी। तो धीरे धीरे समझना आप, धीरे धीरे आप लिंक कर लोगे चीज़ों को कि जो भारत में जो डेमोक्रेसी के बीज अभी बोने की बारी चल रही थी, और वो क्या है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को देकर क्या कर दे, उसको सिस्टम कर दिया। तो के.एम. मुंशी ने बात कही थी कि अभी तो क्या है, लोकतंत्र का भारत में पनप ही रहा था, परंतु क्या कर दिया, ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देकर क्या कर दिया आपने, जो उभरता हुआ लोकतंत्र है उसको क्या कर दिया, उसका गला घोट दिया। तो सबसे पहले के.एम. मुंशी ने इस पर एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत में उभरते हुए लोकतंत्र को ही क्या कर दिया, इस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के जो सिस्टम ने भारत में उभरते हुए लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया। तो ये सिस्टम, अब आप यहाँ से इस चीज़ को इम्पोर्टेंट कर लेना कि सबसे पहले जो कम्युनिटी के आधार पर रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था की गई थी वो कब की गई थी, 1909 में। अब देखना दोस्तों, 1892 के एक्ट में अपन ने बात की थी कि भारतीयों को क्या कर दिया था, भारतीयों को बजट पर क्या करना, विचार विमर्श का अधिकार दे दिया गया। भारतीय क्या कर सकते थे, विचार, जो बजट आता था उस पर क्या कर सकते थे, विचार विमर्श कर सकते थे। परंतु और क्या कर सकते थे, क्वेश्चन पूछ सकते थे। परंतु जो क्वेश्चन थे, जैसे भारतीयों ने कोई क्वेश्चन किया किसी बजट में, तो वो क्वेश्चन माना जाए या ना माना जाए ये उसके हाथ में नहीं था। परंतु अब इसमें क्या कर दिया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में सप्लीमेंट्री, अब इंडियंस क्या करते थे, अब क्या कर सकते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते थे। जैसे कोई चीज़ उनको गलत लगती थी तो वो क्या कर सकते थे, उस पर बिल्कुल आधिकारिक तौर पर क्या कर सकते थे, सप्लीमेंट्री पूरक क्वेश्चन पूछ सकते थे कि भाई ये चीज़ गलत है तो इसको सही करो, ठीक है, सलाह दे सकते थे। तो दोस्तों ये था आपके इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। दोस्तों आपको जो भी प्रॉब्लम हो, भारतीय संविधान से लेकर कहीं, भारतीय संविधान में कहीं भी, जैसे अपन ने 5-6 लेक्चर कर लिए, 5-6 लेक्चर्स में जिस लेक्चर में आपको कहीं पर भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार की, और जैसे इन लेक्चर्स से रिलेटेड नहीं, बाहर से भी कोई दिक्कत हो संविधान से रिलेटेड, अगर आपको किसी कोई ऐसे मुद्दे पर, आपको जो संविधान का मुद्दा है जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं,
जैसे इंडिया में चल रहे हैं कोई से मुद्दे जैसे न्यूज़ में आते रहते हैं, जैसे किसान बिल हो गया और भी NRC वगैरह हो गया, तो इस प्रकार से मुद्दे उठते रहते हैं। अगर आपको उनसे जो आपको समझ में नहीं आ रहे हो, जैसे जनरली न्यूज़ वाले तो इतनी समझ में इतना समझ में नहीं आता न्यूज़ का सिस्टम, तो अगर आपको उनका विश्लेषण चाहते हो आप मेरे से, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं उस पर आपको सेपरेट वीडियो दे दूंगा। और अगर आपको इनसे रिलेटेड, संविधान से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में उस चीज़ को शेयर कर सकते हो। और दोस्तों क्या है, आप कमेंट नहीं करते हो ना, तो फिर लगता है कि अपन जो मेहनत कर रहे हो बेकार जा रही है। तो आप कमेंट किया करो और जो भी प्रॉब्लम हो वो बिल्कुल पूछा करो आराम से। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, पढ़ते रहो, खुश रहो।